IFGA के चेयरमैन आदरणीय अन्ना साहेब पाटिल, प्रेसिडेंट IFG एंड फाउंडर चेयरमैन प्राज इंडस्ट्रीज डॉक्टर प्रमोद चौधरी जी, पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी सांसद टी कृष्णदास जी, श्री YV रामकृष्ण जी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, श्री आशीष कुमार जी, श्री दिलीप पाटिल, श्री संजय गंजू, श्री रवि बोरटकर, esteemed dignitaries, guests, ladies and gentlemen, सबसे पहले मैं IFG को इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और इस कॉन्फ्रेंस को शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि आज के स्थिति में जो कुछ इंटरनेशनल सिनेरियो दिख रहा है और जो वॉर छिड़ी हुई है, उसके कारण हमारे एनर्जी सिक्योरिटी का प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, यह आप सबको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। हम 86% जो हमारी एनर्जी है विशेष रूप से इंपोर्ट करते हैं और उसमें 22 लाख करोड़ रुपए हमारे देश के बाहर जाते हैं और इसलिए हमारी विजन यही है टू मेक इंडियाज ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम स्मार्ट, सेफ एंड सस्टेनेबल बाय 2030। और ये सब करने के लिए हमने अनेक प्रकार के इनिशिएटिव लिए हैं। उसमें प्रमोट एंड इंक्लूड ऑल नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल्स, जो ग्रीन फ्यूल्स है, नॉन पोल्यूटिंग फ्यूल्स है, इंडिजिनियस फ्यूल है और जो हमारे एग्रो इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, उनको हमने बड़े प्रमाण पर प्राथमिकता दी है, उसका प्रमोट किया है और उसको आज सफलता मिलते हुए दिख रही है। मार्केट बेस्ड एंड नीड बेस्ड अप्रोच, ये हमारी विशेषता है। मुझे बहुत बार लोग ये प्रश्न पूछते थे, जब मैंने पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च किया था तो कहा था कि ये रास्ते में बंद पड़ेगी तो इसको धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? अभी तक कोई धक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ी, पर स्वाभाविक रूप से आउट ऑफ ट्रैक जब कोई नई बात आती है तो उसको स्वीकार करने के लिए समय लगता है और इसलिए अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल दोनों को प्राथमिकता देना ये हमारी सरकार की नीति है। उसमें इथेनॉल है, मेथेनॉल है, बायोडीजल है, LNG, बायो LNG, बायो CNG, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन। अब आइसोब्यूटेनॉल की भी बात हम कर रहे हैं और ये सब कुछ करने के बाद में भी मुझे विश्वास नहीं कि कितना इंपोर्ट हम कम कर पाएंगे। तो पहली बात है कि मार्केट इतना बड़ा है कि स्काई इज द लिमिट। कोई भी इंडस्ट्री और बिजनेस में 4 बातें इंपॉर्टेंट होती है: प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। जहां तक फिनिश प्रोडक्ट की बात है, आप जितना तैयार करोगे उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसका कारण, हाँ, उसके साथ इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम डेवलप करनी पड़ेगी और क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ टेक्नोलॉजी को भी इंप्रूवमेंट करना होगा। कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा, कैपिटल कॉस्ट को रिड्यूस करना होगा। एक तरफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करते समय रॉ मटेरियल के भी डेवलपमेंट का भी अध्ययन करना पड़ेगा। बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, और बायोमास भी वो होगा जिसके कारण उसकी प्रोडक्टिविटी गैस में हमको ज्यादा मिलेगी। अब इसमें एक बात ये भी है कि एवरी फ्यूल हैज इट्स ओन इकोनॉमिक्स, स्पेशली एंड कंज्यूमर बेस है। तो पहली बात, लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि इसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या है।
तो जो पेट्रोल और डीजल के भाव है उसके आज के रेट में ये सब फ्यूल, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल इकोनॉमिकली वायबल है। अब मैं इनोवा गाड़ी यूज करता हूं टोयोटा की, जो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है और 60% बिजली तैयार करती है। और उसकी इथेनॉल की प्राइस और बिजली की प्राइस निकालकर जब मैं हिसाब लगाता हूं तो मैक्सिमम 30 to 35 रुपीज लीटर माइलेज के हिसाब से पेट्रोल का भाव आता है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। अभी इनोवा वाले मेरे पास 4 दिन पहले, टोयोटा वाले 4 दिन पहले आए थे और वो अभी ये जो फ्लेक्स इंजन वाली इनोवा है इसको नए मॉडल इसमें अभी मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने मुझे आगे ये भी बताया कि जो 60% बिजली पे चलती है उसमें हम और उसको भी इलेक्ट्रिक चार्जिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी प्रूवन हो गई है। तो इसका मतलब ये ड्यूअल फ्यूल में भी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बहुत बदल रही है और इसके लिए आप सब लोग, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छा रहा है। लगातार हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और पैरामीटर के हिसाब से हम लगातार रिसर्च भी कर रहे हैं और प्रोडक्ट भी अच्छा आ रहा है। मैं अक्सर 2 बातें याद रखता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, research, skill and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. टेक्नोलॉजी में हम जितना वैल्यू एडिशन करोगे, जितनी प्रूवन टेक्नोलॉजी करेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव करेंगे, बाय प्रोडक्ट के लिए भी हम उसका वैल्यू एडिशन करेंगे, उतनी हमारी इंडस्ट्री इकोनॉमिकली वायबल होगी। और इसलिए हमको इंटीग्रेटेड अप्रोच में आखिरी तक जाना होगा। अभी जब बायो बिटुमिन की बात चौधरी साहब कर रहे थे, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। उनका और प्राज इंडस्ट्री का इस बायो फ्यूल के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। मैं विशेष रूप से उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा। अभी हमने 1 किलोमीटर रोड बायो बिटुमिन का नागपुर जबलपुर हाईवे पर बनाया। बाद में सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन को मैंने कहा कि इस पर रिसर्च करके काम करो, और फिर उन्होंने रिसर्च किया। फिर मैंने CSR जो है हमारी मेन ऑर्गेनाइजेशन, उनके प्रमुख को बुलाया और मैंने कहा आप टेक्नोलॉजी को पेटेंट लो और पेटेंट को बेचो। तो उन्होंने कहा कौन हमसे पेटेंट लेगा? मैंने बोला आप मेरी बात मानो, इसको पैसा तो नहीं लगता है, आप ट्राई तो करो। और अभी दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर हॉल में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ और 15 इंडस्ट्री ने यह पेटेंट खरीदी किया है। और अभी मैंने ऑयल कंपनीज को कहा है, ये करने में कठिनाइयां हैं, दिक्कतें हैं, आसान नहीं है। क्योंकि मैं मिनिस्टर होने के बाद में भी इसको इम्प्लीमेंट करते समय कैसी दिक्कतें आती है इसका मैं अनुभव करता हूं। अब मैं ऑयल कंपनीज को बुलाकर कह रहा हूं कि 30% बायो बिटुमिन, 16% यूज रबर टायर की पाउडर और 7% प्लास्टिक, ये डालकर आप मुझे ऐसा मिक्स बना के दो रिफाइनरी में कि आप ही इसको जैसे इथेनॉल खरीदती है वैसे आप ये जो लिग्नेंट है ये भी खरीदी करो और आप ऐसा मिक्सर बना के दो कि जो हम लोग रोड बनाने के लिए बिटुमिन यूज कर सकेंगे। अब इसमें मार्केट है। हमारे देश की रिक्वायरमेंट 110 लाख टन बिटुमिन की है। उसमें से इंडियन रिफाइनरी की क्षमता केवल 50 लाख टन है। तो 50 लाख टन हमारा इंपोर्ट है और मैक्सिमम इंपोर्ट वो इधर उधर मार्ग से ईरान से आता है। अब वो ईरान में आना कितना मुश्किल है ये भी सबको पता है, तो उसके रेट बढ़ रहे हैं। तो हमारे देश में अगर ये 50 लाख टन अगर हम ये अल्टरनेटिव और बायो बिटुमिन बनाएंगे तो हमारे देश का इंपोर्ट कम होगा, इट्स कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, इंडिजिनियस। और जो परली राइस स्ट्रॉ जो पूरा जलाने का काम होता है पंजाब में और हरियाणा में, उसमें वैल्यू क्रिएट होगी। और आज वो बड़े प्रमाण पर उस पर काम शुरू है और 15 लोगों ने ये पेटेंट खरीदी किया है। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल के लिए
नो नीड फॉर आर्टिफिशियल पुश, मार्केट इकोनॉमिक्स इज ऑलरेडी फेवरेबल। इसलिए हमारा कौन खरीदी करेगा, ये आएगा क्या, वो लेटर निकालो, क्योंकि क्या है कि कुछ लोग जुगाड़ू होते हैं, कुछ लोग कॉन्जर्वेटिव होते हैं, दोनों मार्ग से जाने में नुकसान होता है। मैं जुगाड़ू हूं, तो मैं अक्सर कहता हूं कि अकल से, टेक्नोलॉजी से और रिसोर्स से भी आदमी का स्वभाव जुगाड़ू चाहिए, हिम्मत वाला चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट। ये मैं रोड में देखता हूं, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, अब मेरे पॉकेट में 15 लाख करोड़ पड़े हैं, मैं खर्चा नहीं कर पा रहा हूं कि मैं जो मॉडल मैंने तय किया उसमें पैसे ही नहीं, इतना पैसा है कि आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मैं बैंकों के चेयरमैन को मिलता हूं, चाय पिलाता हूं, मैं बोलता हूं आपके पैसे की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब चेयरमैन मेरे पास आते कि हमारे बॉन्ड ले लो, हमारे पैसे ले लो, तो मुझे मेरे पैसे मैं मॉनिटाइज करूं तो अच्छा, कैपिटल मार्केट में जाऊं तो क्या करूं? जब मैं कैपिटल मार्केट में हमारे इनविट मॉडल में सब्सक्राइब हुआ तो 7 दिन का टाइम था, तो पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ, बरसात पड़ी पैसे की। मैं दौड़ते हुए कार्यक्रम कैंसिल करके मुंबई स्टॉक एक्सचेंज पहुंचा और बेल बजाई कि बंद करो अब। वो मुझे कह रहा था फाइनेंस मेंबर कि पैसा कैसे वापस करेंगे, तो पैसा भी उठाना बंद किया, क्योंकि 3,20,000 करोड़ का है एस्टिमेट, और ये खर्चा करना, तो ये सरकारी अधिकारियों को समझाना, बताना, चलाना, ये भी एक कठिन काम होता है। और वो भी स्वाभाविक है, वो कैसे 2-2.5 लाख रुपए महीना कमाने वाला 200-400 करोड़ की रिस्क लेने का उसका स्वभाव नहीं होता। आज मैं पुणे में आज एक घोषणा करने वाला हूं कि अगले 1 महीने में 50,000 करोड़ के फ्लाईओवर 3 लेयर के मैं पुणे में बनाने वाला हूं। तो अब ये 50,000 करोड़ के फ्लाईओवर और 15 दिन में शुरू होगा, पैसे की कमी नहीं। इसका कारण हिंदुस्तान में 2 बातों का एक्सपर्टाइज देश की जनता के साथ है, एक पॉपुलेशन को बढ़ाना और ऑटोमोबाइल नंबर को बढ़ाना। अभी मैं गाड़ी में आ रहा था तो मैं एक नया एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ, पहला बनाया था मैंने मुंबई पुणे, अब उसका पहला पैकेज अवार्ड हुआ है JNPT से चौक का, आगे अब और बनाना है रिंग रोड तक। तो मुझे हमारा अधिकारी बता रहा था कि हम स्टडी करेंगे कि वायबल है कि नहीं है। बोले तुम क्या स्टडी करते हो? तुम्हारा 80% इनकम ट्रक से है, और ये हाईवे निकल के बंगलोर जाएगा, बंगलोर चेन्नई हाईवे को मिलेगा तो चेन्नई जाएगा, और JNPT द 3rd लार्जेस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड, जो कंटेनर का मैक्सिमम बिजनेस करता है, तो पूरे देश के कंटेनर यहाँ आते हैं, तो उसमें टोल अच्छा है, कार का ट्रैफिक ही नहीं है। तो अब इसको क्या देखना है? गोल्ड के दुकान में जाकर पूछना कि गोल्ड मार्केट में जाता है कि नहीं, स्टडी क्या करना है इसका, यह है गोल्ड माइन है ये। तो ये 2 पैकेज का अभी DPR बनाओ, और अब पहला BOT में टेंडर निकाल दिया हमने, हम पैसे ही नहीं डाल रहे। तो इसका मतलब ऐसा है कि ये फील्ड में आपको पहली बात गवर्नमेंट कितना कंसेप्ट दे रहे, गवर्नमेंट अब पहले दिमाग से निकाल डालो कि 2 साल सरकार के पीछे लगकर ये सब्सिडी वो सब्सिडी करने के बजाय 8 महीने में प्रोजेक्ट तैयार करो, और 1.5 साल पहले तैयार करने से जो इंसेंटिव होंगे, जो मार्केट आपको मिलेगा, वो इंसेंटिव से ज्यादा फायदा होगा। वहां दिल्ली के चक्कर मारने के बजाय जो मिलता है तो ठीक है, दिया तो भी ठीक, नहीं दिया तो ठीक, ये वायबिलिटी है इसमें। तो पहली बात तो ऐसी है कि इसको कोई आर्टिफिशियल पुशअप की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी डिमांड ही इतनी है। अब ये क्यों जरूरी है, इसमें भी इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे केवल मेरे डिपार्टमेंट में 30 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ CO2 इमिशंस एवरी ईयर, एंड 40% सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इज फॉसिल फ्यूल। अब ये इतना भयंकर है कि पोल्यूशन के दुष्परिणाम क्या है, इस पर बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। अनेक डॉक्टर बेचारे हमको धन्यवाद देते हैं कि उनकी प्रैक्टिस चलने का कारण उन शहरों का एयर पोल्यूशन है, रह नहीं सकते। मैं नाम नहीं लेता क्योंकि न्यूज बन जाती है। अब इतना पोल्यूशन है कि गए बराबर 2 दिन में आपके ध्यान में आता है। इट इज अ वेरी वेरी सीरियस कंसर्न। तो स्वाभाविक रूप से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, इंडिजिनियस एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी। अब पावर में बोलता नहीं, पहले बोलता था, क्योंकि पावर अब सोलर में इतने तैयार हो रही है कि जो लोग को जनरेशन में पावर तैयार करते हैं उनके हाल बहुत खराब है।
और कोई सरकार बोलती कि ये 2 रुपए 40 पैसे की पावर है तो तुमसे 6.5 रुपए के भाव से हम क्यों खरीदी करें। तो धीरे धीरे जितने शुगर फैक्ट्री इनके पीपीए खत्म होने वाले हैं उनकी पावर कोई लेवल नहीं है। इसलिए धीरे धीरे बगास को भी सीएनजी में कन्वर्ट करो, ये ज्यादा अच्छा है। कॉटन स्टॉक भी लो और वैल्यू एडिशन करो, दैट इज टू बी ऑप्शन। क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स है, क्योंकि अभी आप करते करते आप 50 साल भी जाएगा, आपके काले बाल सफेद हो जाएंगे, सफेद में पूरे गंजे हो जाएंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये डिमांड ह्यूज है। और ये आजकल आपको एक बात बता दूं, मैं मारुति सुजुकी के एमडी मेरे पास आए थे, तो मैंने इनको प्रश्न पूछा कि अभी तुम्हारे यहां जो सीएनजी व्हीकल बन रहे हैं उसका कितना मार्केट में आपका बढ़े है। सब कंपनियों के सीएनजी व्हीकल बढ़े। अब मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, मैंने एग्रीकल्चर इक्विपमेंट वालों को बुलाया था, ट्रैक्टर कंपनियों को, और मैंने एक ऑर्डर निकाला था। वो ऑर्डर ये था कि अभी ये आने वाले अक्टूबर में सब मशीनरी उनको इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम पे लानी थी। अब सब मेरे पीछे पड़े, आप 2 साल का ये दो, मुदतवार दो। मैंने बोला इसके पहले कितने बार आपने मांगी थी मुदतवार? 3 बार। तो हर बार तुम मुदतवार मांगते रहोगे और मैं तो ये मैं नहीं करता, मैं लगा रहा हूँ सिस्टम। नहीं साहब ऐसा मत करो। फिर मैं बोला मेरी कंडीशन है। बोलो क्या? मैंने बोला फ्लेक्स इंजन पर, इथेनॉल और सीएनजी पर, 100% सीएनजी पर और एलएनजी पर और इलेक्ट्रिक पर ट्रैक्टर लाओ, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट लाओ तो 2 साल की मुदत मिलेगी, और नहीं लाओगे तो नहीं मिलेगी। हम सोचते हैं, मतलब सोचते नहीं, वो भी लिख के दो मुझे भी। सब बैठे थे, महेंद्र से लेकर मैं फर्ग्यूसन, मेसी फर्ग्यूसन, सब सोनालिका वगैरह। मतलब कागज पे लिखो और 1 साल में सब लाओगे तो बताओ। उनने मुझे लिख कर दिया, और अभी 1 महीने में पहला फ्लेक्स इंजन का ट्रैक्टर मेसी फर्ग्यूसन का मेरे पास नागपुर में वो डिलीवरी देने वाले हैं, जो इथेनॉल पर और सीएनजी पर चलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, धीरे धीरे सब क्या आने वाले हैं। और अभी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है मेरे पास, उसका दोष ये है कि वो बड़े अच्छा चल रहा है ट्रैक्टर। एक स्टार्टअप में बनाया था, 60 HP का है, पर वो 1.5 घंटा ही चलता है। तो अभी उसने मुझे फास्ट चार्जर ला के दिया, वो चार्जिंग करने के लिए रात भर टाइम लगता है। तो मैंने अपने खेत में सोलर पावर है, और सोलर पावर पे मैं चार्ज करता हूँ। और मैंने अभी मेरे आजू बाजू के 2-2 एकड़ वाले किसानों का फार्मर प्रोड्यूस कंपनी तैयार की, और इस बार 30 एकड़ ऑर्गेनिक तुअर लगाई। मेरे यहाँ 15 क्विंटल एकड़ में हुई, इस बार 14.5 किलो, उनके यहाँ 8 क्विंटल 7 क्विंटल हुई, क्योंकि वहाँ फर्टिलाइजर नहीं था। तो अब मैं उनके फुगट में उनको जमीन नांगर तैयार करके देता हूँ, मेरी कॉस्ट 0 हो गई। तो आने वाले समय में ये आपका जो आप गैस तैयार करोगे उसको 100% मार्केट यही है कि गांव में एजेंसी लेने के लिए एक को बोलो, इथेनॉल और सीएनजी का पंप डालो और अपना गैस खुद बेचो। इधर उधर हमारा लेते ये भाव देंगे, उससे 10 रुपए ज्यादा भाव मार्केट में मिलेगा। तो आपके पास अभी हमारे एक भंडारा गोंदिया जिले में एक साकोली तहसील है, चावल का ट्रैक है। वहाँ एक तहसील में 4,500 से 5,000 ट्रैक्टर है, खूब डीजल चलता है। तो मैंने वहाँ के हमारे कार्यकर्ता को मैंने बोला तुम ये एजेंसी लो, एक पंप लगाते हैं, और अपना 1 लाख रुपए की बचत भी है, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो धीरे धीरे मार्केट पोटेंशियल है। थोड़ा हमको पूरी सिस्टम में इंटीग्रेटेड अप्रोच में ये काम करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि ये सरकार के पास तो, हमारे पास कोई पर्याय नहीं, ऐसा मैं कहूँगा तो ठीक नहीं होगा, पर 86% इंपोर्ट है। और अभी इलेक्ट्रिक का भी सेल बढ़ गया, स्कूटर, कार, ट्रक, बसेस। अभी मैंने एक सोनीपत में प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ये रेणुका शुगर वालों ने एक ट्रक बनाई है। अभी वो शायद बता रहा था मुझे कि वो कोई 2nd लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक ट्रक का मैन्युफैक्चर बन गया, वो असेंबल कर रहे चाइना के कंपनी के साथ। वो 60 टन का ट्रक है, और वो स्वैपिंग है, और 10 मिनट में बैटरी स्वैपिंग होती है।
150 किलोमीटर चलता है ट्रक। तो उसने JNPT, मुद्रा और कांडला से डायरेक्ट, बख्शी एंड कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी है, शिपिंग में बहुत बड़ी है, उन्होंने अभी 100-150 ट्रक खरीदी की है और पानीपत में कंटेनर लाते हैं और वहां से वहां ले जाते हैं, यही काम शुरू किया। तो 110 रुपए का डीजल जहां लगता था वहां 20 रुपए की बिजली लग रही है। अब देखिए कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस कितना है। और अभी बिजली में भी ये जो लिथियम आयन बैटरी के साथ इतनी केमिस्ट्री विकसित हो रही है, अभी एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी भी अच्छी है। एक दिल्ली IIT के एक इंजीनियर को फोर्ड कंपनी ने अवार्ड दिया, उसने एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी की बैटरी मैंने खुद अपने घर में देखी, उसने जनरेटर सेट को एक इक्विपमेंट लगाया और 90% पोल्यूशन कम किया। तो आने वाले समय में जिंक आयन, सोडियम आयन और ये सब जो अलग अलग प्रकार की केमिस्ट्री डेवलप हो रही है, उसके कारण ये भी जल्दी मार्केट में अल्टरनेटिव बैटरी केमिस्ट्री के आधार पर बैटरी भी आएगी। और जो लिथियम आयन की बैटरी है, जो लोग पहले अपने यहाँ, विद्वानों की कमी नहीं है, तो ये लिथियम आयन बैटरी कितनी हजारडस है, इसके ऊपर अनेक लोगों ने आर्टिकल लिखे, रिसर्च किया। यानी कोई चीज शुरू होने के पहले उसको लपकने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। अब वो उन्होंने उसमें किया कि लिथियम आयन बैटरी को वो पावर स्टोरेज के लिए उपयोग कर रहे, उसकी भी 5-7 फैक्ट्री खुल गई। और सोलर पावर की सुबह स्टोर करके रात को रखना और फिर सुबह यूज करना, तो बड़े प्रमाण पर वो बैटरी का उपयोग हो रहा है, उसके भी यूनिट शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं जहां समस्या है वहां सॉल्यूशंस भी है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे मार्केट पोटेंशियल में, हमारे देश में, इसमें कोई कमी नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इसको थोड़ा सा अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में अपनी टेक्नोलॉजी को कॉस्ट इफेक्टिव बनाएं, परफेक्ट बनाएं। और इकोनॉमिकली वायबल तभी बनेगी जब प्रोडक्टिविटी आएगी। अब वो राइस स्ट्रॉ भी यूज करेंगे, नेपियर ग्रास भी यूज करेंगे। अब कॉटन स्ट्रॉ का प्रॉब्लम है, उसके ट्रांसपोर्ट का है, बहुत बड़े प्रमाण पर अवेलेबल है। तो कौन सा मिक्स करने से कितना गैस निकलता है, ये भी हमको स्टडी करना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके ज्यादा गैस पैदा करने वाले क्रॉप्स कौन से होंगे, बायोमास कौन से होंगे, उसके ऊपर भी रिसर्च करना होगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में 2030 तक हमारी बायो एनर्जी एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट ₹1.6 लाख करोड़ एंड 10 लाख जॉब्स। और ये हमारी आज की इसमें, ये अभी मदर डेयरी वाले ने काफी प्लांट शुरू किए हैं, अमूल वालों ने किए गुजरात में। तो यहाँ मुझे लगता है कि अब इन प्लांट में निश्चित रूप से हमारे पास अभी बाम्बू एक ऐसा है जो बड़े प्रमाण पर उसका प्रोडक्शन हो सकता है, और बाम्बू की चिप काट कर भी उसका भी उपयोग कर सकते हैं, व्हाइट कोल के रूप में भी कर सकते हैं, और इसमें भी गैस बनाने के लिए भी उसका उपयोग हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में हम लोग जितना उपयोग करेंगे वहां पर कैपिटा इनकम और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ेगा, और दैट ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात जरूर है कि इथेनॉल में इस साल थोड़ी तकलीफें आई। अभी पहले इसमें जरा डिमांड में काफी उन्होंने कम किया है, पर अभी फिर बढ़ेगी, क्योंकि प्राइवेट जो कंपनी, ऑयल कंपनीज है, रिलायंस है, बाकी है, नायरा है, इनको भी अब 20% मैंडेटरी किया है। फिर भी इथेनॉल के पास अभी चौधरी साहब ने और प्राज ने ये आइसोब्यूटेनॉल की बात की, फिर उन्होंने आइसोब्यूटेनॉल के ऊपर भी काफी काम किया, ARI में वो चल रहा है। अभी किर्लोस्कर के पीछे मैं लगा था, आज मैंने अभी फोन किया उतरने के बाद, उन्होंने 4 जनरेटर सेट देने का कबूल किया है। और ये जो टावर है टेलीकम्युनिकेशन के, इनकी रिक्वायरमेंट 450 करोड़ लीटर डीजल की है, और वो बहुत चोरी होती है। वो राह देख रहे कि ये कब देंगे, मैंने उनका टाइप भी कर दिया। तो हमें धीरे धीरे ट्रैक्टर में इथेनॉल या आइसोब्यूटेनॉल का यूज करना, हार्वेस्टर में यूज करना, ट्रक और बसेस में उसका यूज करना, और ये इकोनॉमिक्स लोग स्टडी करने वाले हैं कौन सा वायबल है। तो नेचुरली मुझे लगता है कि इसमें ह्यूज पोटेंशियल है, और इसलिए CBG जो है ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। और इसमें
मुझे ऐसा लगता है कि अभी धीरे धीरे यूपी में जो बगास भी है उसका भी कन्वर्शन करने में पावर के बजाय प्रॉफिटेबिलिटी होगी। वहाँ बहुत शुगर मिल है, कर्नाटक में है, और पावर तैयार करो तो एक तो वो पावर के रेट नहीं मिलते, रेट मिलते हैं तो पैसे नहीं मिलते, उसके लिए भी रुकना पड़ता है क्योंकि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत लॉसेस है और सरकारी कंपनियों की आर्थिक स्थितियाँ भी अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ी वायबिलिटी है और इसलिए आप लोग जिस प्रकार से काम कर रहे हैं इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। एक क्रॉप रेसिड्यू जो है उसमें जो अलग अलग प्रकार के मिक्स है, जैसे कैटल डंग है, ये म्यूनिसिपल वेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और म्यूनिसिपल वेस्ट में मुझे खुद अनुभव है कि हमने 80 लाख टन म्यूनिसिपल वेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन में यूज की, और अभी हमने एक कार्यक्रम लिया है कि 2027 समाप्त होने के पहले देश की म्यूनिसिपल वेस्ट जो है लीगेसी वेस्ट वो खत्म करेंगे। तो उससे प्लास्टिक, बाद में मेटल, ग्लास निकलते, उसका रिसाइकलिंग होता है, कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट उसमें निकलती है, उससे भी हम लोग ये बना सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आगे जैसे चौधरी साहब ने कहा कि बायोडाइजेस्टर से हम लोग बायोमीथेन तैयार करेंगे तो उससे हम हाइड्रोजन की तरफ भी जा सकते हैं, सीएनजी की तरफ जा सकते हैं, और एलएनजी भी हम अच्छी तरीके से सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मैं कंसल्टेंट बना एक प्रोजेक्ट का, मैंने कोई पैसे नहीं लिए, लेते तो अच्छा होता। वैद्यनाथ आयुर्वेद वाली कंपनी है नागपुर की। अब उनके 8 एलएनजी पंप हो गए। अब उन्होंने आइशर के साथ टाइप किया। अब हमारे एरिया में 350 ट्रक एलएनजी के आए। अब मैंने कोल इंडिया वाले, कोल WCL वालों को बुलाकर कहा, उसका इकोनॉमिक्स समझाया, वो भी ले रहे हैं। तो बड़े प्रमाण पर एलएनजी ये फ्यूचर का फ्यूल है। हम गैस इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। तो आपको धीरे धीरे ये भी तैयार करना होगा कि जैसे एलएनजी में मैं आपको बताऊंगा कि क्या दिक्कतें हैं जो आप जैसे लोगों को, उसका भी सॉल्यूशन निकालना होगा। अभी हमने हाइड्रोजन फ्यूल फॉर फ्यूचर है, उसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट लिया, एक 700 करोड़ का, 500 करोड़ का, और इसमें टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, वॉल्वो, एनर्ट, BPCL, IOCL, HPCL, NTPC, रिलायंस सब है। और हमने 9 हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन उसमें बना रहे हैं, और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी फाइनल हमारे मिनिस्टर ने की है। ट्रायल्स टू बी कंडक्टेड फॉर नेक्स्ट 2 years। इसमें 2 प्रॉब्लम है। फिलिंग स्टेशंस, ये जो कॉम्प्रेशन है, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन इज ए बिग प्रॉब्लम। आप अगर इसमें कंट्रीब्यूट करोगे तो मुझे लगता है निश्चित रूप से फ्यूचर है। अभी हमने 10 रोड सिलेक्ट किए हैं, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, आगरा, भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, साहिबाबाद, फरीदाबाद, पुणे, मुंबई, जमशेदपुर, कलिंगानगर, तिरुवनंतपुरम, कोची, कोची, इडापल्ली, जामनगर, अहमदाबाद और विशाखापट्टनम, भयावरम। अब ये 10 प्रोजेक्ट हमारे शुरू भी हो गए, पर हमारे इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन ये बहुत समस्या है। मेरे पास जो हाइड्रोजन की गाड़ी है उसका नाम है मिराई, टोयोटो की है। अब वो गाड़ी मुझे भरने के लिए, हाइड्रोजन भरने के लिए फरीदाबाद भेजनी पड़ती है, और आते समय वो ट्रेलर में आती है क्योंकि उसके आने जाने में हाइड्रोजन खर्चा होता है। अब वहाँ एक अमेरिका से लाया है, वो कर बहुत दिक्कतें हैं। और इसलिए हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन ये भी अच्छा बिजनेस है। और जैसे आप ये CBG बना रहे हैं, इससे आप हाइड्रोजन भी बना सकते हैं और LNG भी बना सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है बायोविटामिन की बात, जैसे इन्होंने कही, वैसे ये बायो फर्टिलाइजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैंने अपने खुद के खेती पर, मैं हमारे एक भू सुरक्षा करके खाद मेरे खेती में यूज़ करता हूँ, बहुत सुंदर अच्छे रिजल्ट आए। तो स्पेंट वॉश का भी उसमें ये उपयोग होता है और प्रेस मड का भी होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो खाद है, लिक्विड फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर, और ये जो बनेगा इसके पर भी रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट का वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो जरूर आप इसमें भी जरूर काम करिए।
एक निश्चित रूप से है कि आने वाले समय में भी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, आपके सौभाग्य से और उनकी दुर्भाग्य से मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ और मैं तो डंडा लेके ही बैठता हूँ, मेरे को मैनेज करने वाला तो कोई पैदा नहीं हुआ। तो मैं उनको बोलता हूँ ये करो, नहीं तो ठोकता हूँ, तो लगा तो यूरो 6 के नाम, तो वो बोलते ठहरो ठहरो। तो मैं अभी जैसे ये इनके पीछे लगाऊं, मैं धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल बड़े प्रमाण पर आई है। अब बड़े प्रमाण पर सब कंपनियां, हार्वेस्टर में भी इसमें आ रही है, ट्रैक्टर में भी आ रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका पोटेंशियल हिंदुस्तान में बहुत है। और बायोमास के रूप में कॉटन स्ट्रॉ, विट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, इसके साथ बाकी भी बहुत है। म्यूनिसिपल सेग्रीगेटेड वेस्ट से भी हमारे लिए मटेरियल निकल सकता है। और इसके अलावा हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके गैस ज़्यादा देने वाले कौन से ग्रोथ जिनकी अच्छी है, इसमें भी हम लोग इंटीग्रेटेड अप्रोच में अध्ययन करें। और ये सब का विन विन सिचुएशन ये बनेगी कि क्लीन एनर्जी तो देश को मिलेगी, इंपोर्ट भी कम होगा और एग्रीकल्चर में भी नए रोजगार निर्माण होंगे। तो मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत अच्छा है। और इसलिए एक ही बात आप लोगों को सोचना चाहिए कि आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो आज एकदम अच्छी चाहिए, वर्ल्ड क्लास चाहिए। नहीं इस बार हो गया, अगले बार सुधारेंगे, इससे नहीं होगा। इस बार परफेक्शन इन टेक्नोलॉजी में आप रिसर्च करिए, जरूरत होगी तो वर्ल्ड लेवल पर जॉइंट वेंचर करिए, ताकि इसका मैक्सिमम आउटपुट मिलना चाहिए। और जो राइस मटेरियल, जो मटेरियल हमारे पास है, उसमें कौन से मिक्स करने से कितना ज़्यादा मिल सकता है, इसका भी आप अध्ययन करिए। मुझे लगता है कि इथेनॉल में जो थोड़ी बहुत अड़चन आई आज, वो इसमें नहीं आएगी, क्योंकि हम गैस इकोनॉमी के तरफ जा रहे हैं। ट्रैक्टर से लेकर कार तक, अभी स्कूटर भी बजाज की मैंने 1 साल पहले यहाँ पूना में लॉन्च की थी, मोटरसाइकिल। और मुझे राजू बजाज ने बताया कि इसका 1 किलोमीटर का खर्चा पेट्रोल मोटरसाइकिल का बजाज के 2 रुपये 40 पैसे है, और जो गैस है उसका खर्चा 1 रुपया है। तो मैंने कहा इलेक्ट्रिक के तुलना में इसको कौन लेगा? बोले साउथ इंडिया में, केरल में और बाकी जगह इलेक्ट्रिक से भी इसको ज़्यादा डिमांड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ऑटो रिक्शा के लिए, 2 व्हीलर्स के लिए भी हम ये गैस दे सकेंगे। ये इकोनॉमिकली वायबल, और हमारी गैस की प्राइस और इम्पोर्टेड गैस की प्राइस में अगर आप सतत में देंगे तो भी अच्छा है। पर आप अगर इसके साथ टोटल इकोसिस्टम डेवलप करके, आपके जहाँ आपका गैस तैयार कर रहे हो वहीं नज़दीक आपने फिलिंग स्टेशंस तैयार किए, आपने किसानों को ट्रैक्टर लेने के लिए मदद की, उनकी स्कूटर्स और कार उसमें सीएनजी पे कन्वर्ट की, तो आपका मार्केट आपको ही मिलेगा। तो मुझे लगता है कि उसमें किसी के ऊपर हम डिपेंड नहीं होंगे। शुगर फैक्ट्री भी इंडिपेंडेंटली ये काम कर सकती है। तो मुझे लगता है कि एक अच्छे इंडस्ट्री को, जो हमारे देश को बायो एनर्जी के तरफ ले जाने का एक उद्देश्य हम सबका है, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, इंडिजिनस। और दूसरी इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट बताकर आपको मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि हमारे देश के जीडीपी ग्रोथ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स 22 to 24% और एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली 12 to 14%, जबकि पॉपुलेशन बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर ये 55 to 60% है। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल सेक्टर में है। The need of the country is to develop the appropriate technology, जल, जमीन, जंगल एंड जानवर, ये हमारी आवश्यकता है। और इसलिए आने वाले समय में हम रूरल, एग्रीकल्चर और ट्राइबल एरिया में ये बायोमास से अगर इस प्रकार के नए नए प्रोजेक्ट्स में जाते हैं तो स्काई इज द लिमिट। ये देश के पर्यावरण की भी रक्षा करेगा, ग्रामीण कृषि क्षेत्र में रोजगार और एग्रीकल्चर ग्रोथ को भी बढ़ाएगा, और प्रदूषण को भी कमी करेगा, और हमारे इंपोर्ट बिल को भी कम करेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था, इसमें एनर्जी का जो हम स्वावलंबी भारत एनर्जी के बारे में बनना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और इसलिए इस क्षेत्र में बहुत पोटेंशियल है। ऑलरेडी अच्छे इंडस्ट्री शुरू हो गई है, अभी तो बता रहे काफ़ी लोग इसमें हैं।
पर आप में से अनेक लोग ये टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर करते हैं। मुझे लगता है कि 2-3 साल में इसके 5,000 इंडस्ट्री खड़ी होगी, और ये इंडस्ट्री जो खड़ी होगी वो बिजनेस आपको मिल सकता है, बशर्त कि वो फेल नहीं होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस में आपको कॉम्पीट करना होगा, और इसलिए बहुत अच्छी समय इस कॉन्फ्रेंस का यहाँ विशेष रूप से आयोजन हुआ है। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा आयोजकों को, और मैं विशेष रूप से जब से इथेनॉल शुरू हुआ, जब पहली बार राम नाईक जी के साथ मैं भी ब्राज़ील गया था, वो पेट्रोलियम मंत्री थे, तब अन्ना साहब के साथ मेरे साथ थे, और तब ये इथेनॉल की बात करते करते बहुत दिन हो गए। मैं बहुत दिनों से इसकी बात कर रहा था, क्योंकि तब हमने तय किया कि देश आत्मनिर्भर बनना चाहिए, किसान सुखी समृद्ध संपन्न बनना चाहिए, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होना चाहिए, देश का इंपोर्ट खत्म होना चाहिए, एनर्जी जो डिपेंडेंस है वो खत्म होना चाहिए, गांवों में रोजगार होना चाहिए, और किसान समृद्ध बनना चाहिए। तो आज मुझे लगता है कि वो पाथ पर अब हमारी गाड़ी अच्छे ट्रैक पर दौड़ने की शुरुआत कर रही है। फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, क्योंकि डिमांड बहुत है। समय के आधार पर कमी अधिक प्रमाण में थोड़े बहुत दिक्कतें तो आती रहती है, पर ओवरऑल ये देश के हित में भी है, और पर्यावरण के भी हित में है, और इकोनॉमी के भी हित में है, और ग्राहकों को भी सस्ते रेट करके उसके भी बचत है। तो मुझे लगता है कि ये इकोनॉमी बहुत अच्छी तरीके से विकसित हो रही है। और मैं 12 साल से ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल से CNG, LNG ये सब इतिहास शुरुआत से देखा है। मैं कहता था, लोग मुझे पागल कहते थे कि ये क्या बोल रहे हैं। तो ये एक वो जमाना चला गया। अब पूरे प्रोडक्शन में मेरा 0.06% भी हमारा नहीं है, पर मेरे ऊपर भी ये पेट्रोलियम लॉबी वाले बहुत ताकत से लगे। मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, पर एक बात जरूर है कि ये इंपोर्ट में बहुत लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट है, और ये जो बड़ा 22 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट है, ये लॉबी इतने आसानी से आपका सपना पूरा नहीं होने देगी। और ये अनुभव आप लोगों ने लिया है, मैंने भी लिया है, पर मैं डरने वाला नहीं हूँ। द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन इज डिफीटेड, बट इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। लड़ाई छोड़कर भाग जाता है तो वो समाप्त होता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। हम भी दूसरे के छाती पर चढ़ सकते हैं, और चढ़ेंगे, जीतेंगे, कामयाब होंगे। इस पॉजिटिविटी के साथ आप आत्मविश्वास रखिए, और इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है, और जरूर आप आगे जाकर सफलता हासिल करिए, और इस देश को स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत, एनर्जी के बारे में बनाने का जो सपना है वो जरूर पूरा करने में हम सब लोग कामयाब होंगे। आपको सफलता मिलेगी, यही आपको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।